Okay, now let us see what we were doing in the previous class. अपन ने एक प्रॉब्लम उठाई थी। यूनिफॉर्म रॉड वाज सस्पेंडेड फ्रॉम अ हिंज। इस हिंज के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। अ बॉल was coming from the left side and it is about to strike at the center of the rod. The velocity of the ball is given. The rod is stationary at present, but after striking, both the ball and the rod will have some final velocity. हमको क्या पता करना है? Determine the angular velocity of the rod just after impact. इम्पैक्ट के बाद में, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में समझा था, there is an instantaneous velocity at the center of mass. ऑब्वियसली उसके एक दो सेकंड के बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये रॉड ऑलरेडी एक एंगुलर मोशन में जा चुका होगा और वेलोसिटी का वेक्टर जो है, रॉड जब ऐसा हो जाएगा तो वेलोसिटी का वेक्टर सेंटर पे यो हो जाएगा परपेंडिकुलर. So we are not investigating the velocity after a few seconds. We are investigating the velocity instantaneously just after the impact has occurred at the center. और अगर अपन को ये वेलोसिटी मिल जाएगी तो अपन को पता है कि ये सर्कुलर मोशन का अगर मैं इधर से इधर तक की लेंथ को रेडियस मान लूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा. और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अभी अपन पिछली क्लास में जो चीज कवर कर चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं करूंगा. You go through the stuff that we have covered for this problem in the previous class. और अब आगे जो कंटिन्यू करना है वो मैं बता देता हूं कि कहां से कहां तक आ गए थे. अपन ने ये देखा था सेंट्रल इंपैक्ट हो रहा है, तो सेंट्रल इंपैक्ट के लिए मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा लिया था. ये किसी भी केस में अपन लगा सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला. और उसके बाद उससे एक इक्वेशन निकाली थी अपन ने by applying the coefficient of restitution equation, this equation. कैपिटल W1 और कैपिटल W2 क्या चीज है? ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड है और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल है. और इसका भी तर्क अपन क्लियर कर चुके थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉल दैट इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन? इट इज सिंपली गोइंग स्ट्रेट. आपने ये कहा था कि एक पॉइंट के रेफरेंस से अगर आप उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस मानो तो आप उस इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट पे जब वो इंपैक्ट हुआ था उसको एक सर्कुलर पाथ के ओमेगा को डिराइव करने में भी यूज कर सकते हो. सो इफ यू ट्रीट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज आर, this distance, and the instantaneous linear velocity v, then omega can be derived as v upon r for an object moving in a straight path also. But the condition is this velocity or this angular velocity which you are deriving like this is instantaneous. और एक क्षण के बाद में अगर आप उससे पूछो कि भाई अब एंगुलर वेलोसिटी बताओ तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये नहीं रहेगी. सो दिस omega 1 is a very subtle type of angular velocity which exists only for a moment and then it disappears. You can consider it like this. But at the point of impact, ये देखो जब ये इम्पैक्ट करती है इससे आकर के जब जस्ट बॉल भिड़ेगी तो उस टाइम पे आप ये मान सकते हो कि ये बॉल आर डिस्टेंस पर है और उसकी एक इंस्टेंटेनियस ओमेगा डिराइव कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी हैव डन. तो फाइनल ओमेगा 1 और फाइनल ओमेगा 2 अपन ने रॉड और बॉल की इस एक इक्वेशन से रिलेट करके रखी हुई है. एंड दिस वाज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग one equation that we already know, that is the formula for coefficient of restitution for central impact. तो चूंकि सेंट्रल इम्पैक्ट है इसमें कोई कॉस और साइन का कोई एंगल नहीं आएगा, कोई एक्स और वाई का डायरेक्शन नहीं आएगा. सिंपली फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स सब्ट्रैक्ट करनी है डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करनी है. लेकिन अपन को पता है कि एक इक्वेशन जो मिली W2 माइनस W1, इसमें से अपन को ये है चीज जो पूछी गई है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. तो अब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट अगर ये ओमेगा 2 निकालनी है तो इसमें ओमेगा 1 पता होना चाहिए
जो नहीं पता अपने को, तो इसका मतलब है कि आपको एक इक्वेशन और कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड is the application of conservation of momentum, because that is one equation which seems to be universally applicable everywhere, even where energy is being lost. जहां एनर्जी लॉस हो रही है वहां पर भी ये लग जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये बड़ा कमाल की इक्वेशन है. तो अपन ने कोशिश की कि भाई ठीक है, सेंट्रल इंपैक्ट के लिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 लगा के देखें. और ये पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि वो इक्वेशन क्यों नहीं अप्लाई हो सकती. द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैनॉट बी अप्लाइड इन दिस केस बिकॉज there is a reaction force which is going to occur as soon as the impact occurs. ये जो हिंज पे आपने लटका रखा है, ये हिंज जो है एक झटका देगी उल्टा. उसको रिएक्शन मान लो, ये रिएक्शन फोर्स अपन को अभी पता नहीं है, लेकिन चूंकि ये हिंज किस पे फोर्स लगाएगी, रॉड पे लगाएगी, तो एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल मीडियम से आपका सिस्टम जो कंसिडर किया था दैट कंटेन्ड ओनली द बॉल एंड द रॉड. और हिंज को आप, हो सकता है कुछ लोग आप ये भी सोचे कि यार इसमें क्या दिक्कत है, हिंज को भी सिस्टम में मिला लो, कहानी खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर आपने हिंज को सिस्टम में मिलाया तो इसके आगे एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है. बिकॉज बाय इंक्लूडिंग द हिंज इन द सिस्टम, भाई तर्क क्या है कि अगर हिंज को सिस्टम में मिला लिया जाए तो फिर ये आर जो है ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी, फिर ये इंटरनल फोर्स का पार्ट हो जाएगी. और इंटरनल फोर्स का पार्ट होगी तो फिर हम लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं. आप ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिंज को आप सिस्टम में इंक्लूड कर ही नहीं सकते. बाय, जैसे ही हिंज को इंक्लूड किया, हिंज इज रिजिडली कनेक्टेड टू द सीलिंग, तो सीलिंग भी इंक्लूड हो गई. सीलिंग इज रिजिडली कनेक्टेड टू द वॉल्स, वॉल भी इंक्लूड हो गई. वॉल इज रिजिडली कनेक्टेड टू द फ्लोर, फ्लोर भी इंक्लूड हो गई. एंड फ्लोर इज रिजिडली कनेक्टेड टू द एंटायर अर्थ. सो इफ बाय एनी चांस एन आइडिया कम्स टू योर माइंड कि हिंज को इंक्लूड करने में क्या दिक्कत है, तो यही दिक्कत है, पूरी धरती उसमें शामिल हो जाएगी. और उसके बाद आपका सिस्टम क्या रहेगा, देयर इज नथिंग आउटसाइड द सिस्टम एंड देयर इज नथिंग इनसाइड द सिस्टम. और अगर आप पूरे अर्थ को भी इंक्लूड कर लेंगे तो अर्थ की भी एक वेलोसिटी बन जाती है. अब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि मेरे मुंह से निकल गया है तो मैं 2 मिनट आपको बता देता हूं. आपने अगर किसी चीज को फर्श पर दे करके मारा या फिर कोई बॉल दे मारी एंड इट रिबाउंसेस बैक फ्रॉम द अर्थ, तो आप जनरली अर्थ की वेलोसिटी को जीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अर्थ का मास इतना बड़ा है कि मोमेंटम उस केस में भी कंजर्व्ड होती है. हालांकि एनर्जी का लॉस हुआ तो बॉल के रिबाउंड होने पे द अर्थ ऑल्सो गेन्स अ वेरी वेरी इंफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन उसका मास इतना बड़ा है कि उसके कारण उससे मल्टीप्लाई होने वाली वेलोसिटी का मान वेरी नियर टू जीरो है. तो हम उसको इग्नोर करते हैं और ये चीज टेक्स्ट बुक्स में कहीं दी भी नहीं होती है. लेकिन अब आपको मैंने समझा दिया है कि अगर आपने कोई चीज दीवार पे या फर्श पे कभी मारी है तो आप नोइंगली या अननोइंगली अर्थ की वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इतना छोटा इफेक्ट है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए अपन इस केस में हिंज को सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में अर्थ की वेलोसिटी को भी कंसिडर करना पड़ेगा और वो निकालने का अपने पास कोई जरिया नहीं है. तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इमीडिएटली अगला क्वेश्चन आया, क्या एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन पॉसिबल है. तो हमने देखा कि अब की बार फोर्सेस की बजाय टॉर्क्स को कंपेयर किया, तो हिंज की जो टॉर्क है वो टॉर्क आपकी इस सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं करती, क्योंकि हिंज के अबाउट जो टॉर्क निकाल रहे हैं, आपकी आर फोर्स हिंज के थ्रू ही पास हो रही है, तो उसका टॉर्क ही जीरो है. So there is no external torque on the system of rod and ball, and therefore we can apply this equation too. तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी पिछली क्लास में, विच सेज बॉल की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और रॉड की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर मिला ली जाए तो वो कंजर्व्ड होगी, एंड यू विल फाइंड इट इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड. अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और वन सफिक्स मैं बॉल के लिए यूज कर रहा था. तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल
ऑब्वियसली आप यहां पर एक ओ सफिक्स भी लगाएंगे, क्योंकि हिंज पॉइंट ओ के अबाउट अपन ये चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल अबाउट पॉइंट ओ? ये हिंज पॉइंट है। अब हिंज पॉइंट के बाद अपन बॉल की बात कर रहे हैं, तो ये बॉल ऐसे सीधे ट्रेवल होती हुई आई है और ये सीधे ही जा रही है। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है, वंस अगेन, विच इज कैलकुलेटेड फॉर रोटरी मोशन, नॉट फॉर लीनियर मोशन। और ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस आर है, इस बॉल का मास एम है, एंड दिस इज ट्रेवलिंग स्ट्रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास बॉल एम अबाउट एम द रेंज? बताओ। एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। वापस से वही कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वाला। हालांकि इसकी कोई रोटरी मोशन नहीं है, लेकिन आप इस इंस्टेंट पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है रॉड से इस पॉइंट पे, तो आप इसकी एक इंस्टेंटेनियस सर्कुलर वेलोसिटी मान सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहा हूं तो आई विल बी एम आर स्क्वायर। यू विल कंसिडर द बॉल एज अ पॉइंट मास एम। ठीक है। अब जल्दी से अपन वैल्यूज लेके आते हैं। Mass of ball is 1 kg. Distance from the point O is 0.5 meters. तो कितना हो गया? वैल्यू बताओ। IO1 कितना हो गया? 1 तो है मास, और रेडियस की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब अगला चैलेंज आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दैट इज द रॉड। अब इसकी कहानी देखो। हालांकि ये मुझे बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए कि तुम खुद ही पता करके आओ, बट स्टिल आई विल क्विकली रिटरेट फॉर योर बेनिफिट। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, जिसका मास एम है, ये इसका सेंटर है। और अगर मैं सेंटर से एक एक्सेस ड्रॉ करूं, व्हाट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द सेंटर? इसका कोई फॉर्मूला पता है क्या आपको? ये रटा हुआ होना चाहिए आपको फॉर्मूला। कोई बात नहीं, अगर रटा हुआ नहीं है तो अब रट लो। बी अपॉन 12। We are talking about mass moment of inertia. It will be ml square by 12. ठीक है। लेकिन क्या हम एक रॉड तो दे रखी है आपको, रॉड इज देयर, उसकी लेंथ है 1 मीटर, लेकिन क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकाली जा रही है? नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाली जा रही है, जो कि ओ के थ्रू पास हो रही है। अब क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं। We need to find the value of moment of inertia about this axis when the moment of inertia about the centroidal axis is known. Apply parallel theorem of moment of inertia. Theorem of parallel axis. सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई पता है, और एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट आई निकालना है। दिस एच एज ऑलरेडी नोन टू अस इज 0.5 मीटर्स। क्या करते हैं बताओ? अगर मेरे को सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू आई सी पता है, एम पता है रॉड का, लेंथ पता है रॉड की, तो एम एल स्क्वायर बटे 12 तो आपको वैसे ही पता है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट पॉइंट ओ? तो उसके लिए एक एक्सिस पास करी, एंड इट इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या करेंगे बताओ? सब भूल गए? अब तो रिवीजन का टाइम आ चुका है, रिवीजन आधी हो जानी चाहिए आपकी। एग्जाम्स तो सर पे आ गए, और आप खुद ही देख लो कितना लंबा कोर्स है मैकेनिक्स का, और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग सीरियसली नाउ। याद आया कि नहीं आया ये फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला फॉर थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर, याद आ गया। ठीक है।
अब m की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है। h की वैल्यू L/2 है कि नहीं है? हाफ ऑफ लेंथ है कि नहीं है? Yes, sir. तो एच स्क्वायर की जगह L/2 का स्क्वायर लिख देता हूं, और आई सी की बजाय एम एल ML. स्क्वायर बाय 12 लिख देता हूं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आई नॉट कितना हो गया? ml²/12 प्लस ml²/4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करता हूं, ये सेकंड टर्म जो है उसमें एक 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। हालांकि ये आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं। तो दिस बिकम्स इक्वल टू ml²/12 प्लस 3 ml²/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब एडिशन आसान। तो ये क्या हो जाएगा? 4ml²/12, 4 से 12 कैंसिल हुआ 3। सो नाउ इफ यू वांट एज अ शॉर्टकट, हालांकि बहुत सारी चीजें आपको याद रखने के लिए कही गई हैं, मगर एक इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होता ही है कि उसको बहुत सारी चीजें टिप्स पे याद हो। सिर्फ डेरिवेशन करके सारी चीजें स्पॉट पे नहीं निकाली जा सकती। सो इट्स बेटर you remember that if you have a thin rod, the moment of inertia about its centroidal axis is ml²/12. If you have a thin rod, the moment of inertia about one of its ends is ml²/3. इसको रट लेना ज्यादा आसान है। अगर ये रट लिया होता और आप अगर एग्जाम में सीधे क्लेम कर लो, ये पूरी कहानी बताए बिना, दैट IO2, ये जो निकाल रहे हैं अपन, ये पूरी कहानी गायब कर दो और सीधे अगर ये कह दो इज इक्वल टू ml²/3, इसमें इस दुनिया का कोई भी टीचर आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश फॉर्मूले की तरह यूज होता है पूरी दुनिया। सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीबडी ये ml²/3 आया कहां से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। सो लेट अस डंप ऑल दिस स्ट्रेटेजी नाउ। Now we know there is a straightforward formula for mass moment of inertia of a rod about one of its ends, not through the center. तो वो कितनी हो गई? ml²/3। इसकी वैल्यू मैं सीधे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है। इट इज सिंपली, आप कर लो कैलकुलेट। मास ऑफ द रॉड इज 5 kg, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर। तो बेसिकली करना क्या है, 5 × 1 का स्क्वायर बाय 3, 5/3 कर लो। 5/3 तो 1.667 आ जाएगी। सर 1.667। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। ये 1 × 0.5 का स्क्वायर कितना है ऊपर जो है? 0.25। ठीक है। अब अपने पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं? ये वाली। तो I01 I02 I01 I02 मिल गई है। W1 W2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज नहीं पता, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज अपन अभी निकाल लेते हैं। चलो पहले ω2 निकाल। ω2 का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 बिफोर इम्पैक्ट कितनी है बताओ? योर ऑब्जेक्ट 2 इज द रॉड, जीरो। इट इज स्टेशनरी, तो ना तो इसकी वेलोसिटी है ना एंगुलर वेलोसिटी है, सो दिस इज 0। अब रही बात एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 बिफोर इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। ऑब्जेक्ट 1 आपका बॉल है, बॉल की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो O है जहां पर हिंज है आपका, और बॉल आपके 0.5 मीटर नीचे से 9 मीटर पर सेकेंड की लीनियर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। v is equal to 9 मीटर पर सेकेंड। this is the perpendicular distance which is equal to 0.5. what is the initial angular velocity of the ball? 9/0.5. as simple as that। वही फॉर्मूला लगेगा, v is equal to r ओमेगा का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी आपको ω1 की 9/0.5। अब अपने पास सारी चीजें आ गई है जिससे कि अपन
इस इक्वेशन को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सारी चीजें मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, जो जो वैल्यू अपन को मिल गई है, I01 ω1 I02 ω2, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पूरा ही गायब कर देते हैं, ये जीरो हो गया। अब इक्वेशन अपनी आसान है, राइटिंग द इक्वेशन आई विल गेट 4.5 इज इक्वल टू 0.25 W1 plus 1.67 W2, मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 ये रही, जो अपन ने पिछले क्लास में निकाली थी। ये W2 और W1 में एक इक्वेशन है, ये W2 और W1 में दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड चेक वेदर यू गेट दिस आंसर और नॉट। 3.76 रेडियंस पर सेकेंड। तो अपन ने काफी सिस्टमैटिकली कोलिजन्स के ऊपर काम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करा पाऊंगा, पहले प्लान था करवाने का, बट दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। You try to do this question on your own. If you are unable to do it, it is a solved problem in Babikatti. Example 17.2. इसको एक बार रेफर कर लें, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग आराम से समझ जाओगे। और जो लोग खुद कर पाए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो नहीं कर पाए, रेफर इट फ्रॉम द बुक।